नमस्कार। सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से पद्य खंड से कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, जिसके कवि हैं श्री त्रिलोचन जी। त्रिलोचन जी का जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के चिरानी पट्टी में सन 1917 में हुआ था। इनका मूल नाम था वासुदेव सिंह और हिंदी साहित्य में प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इन्होंने चाहे गद्य हो या पद्य दोनों ही विधाओं में लिखा है और इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें महात्मा गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया, श्लाका सम्मान भी दिया और इनका निधन हुआ था 9 दिसंबर 2007 में। इनकी जो रचनाएं हैं वो है काव्य में धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, चैती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला इत्यादि। गद्य में इन्होंने जो लिखा है वो है देश, रोजनामचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं। इसके अलावा हिंदी के अनेक कोशों के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो त्रिलोचन जी को बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था। ये बहुभाषा विज्ञ शास्त्री थे और इसीलिए इनके नाम के साथ शास्त्री जुड़ गया था। लेकिन इस शास्त्रीयता से इन्होंने अपनी कविता को बोझिल नहीं बनाया। इनकी कविताएं हैं वो सरल भाषा में हमें देखने को मिलती है और ये जीवन में जो निहित है मंद लय के कवि हैं। प्रबल आवेग और त्वरा की अपेक्षा इनके यहाँ काफ़ी कुछ स्थिर है। इनकी जो भाषा है वो छायावादी रोमानियत से मुक्त है और इनके काव्य में हमें ठेठ गांव की ज़मीन से जुड़े होने के बारे में पता चलता है, क्योंकि इन्होंने जो भी लिखा है इससे पता चलता है कि ये अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। हिंदी में जो सोनेट होता है, अंग्रेजी में एक प्रकार होता है कविता का सोनेट, उसको स्थापित करने वाले कवि के रूप में भी ये जाने जाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में ही सोनेट होता है लेकिन हिंदी में भी कहा जाता है। इन्होंने सोनेट को स्थापित करने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं और इनकी जो बोलचाल की भाषा है उसमें चुटीला अंदाज है, नाटकीयता है, जिससे कि कविता को एक नया आयाम मिलता है और इनकी कविता की प्रस्तुति का अंदाज ऐसा होता है कि वस्तु रूप की प्रस्तुति का भेद नहीं रहता। बहुत आसानी से ये जो बातें हैं वो अपने काव्य के माध्यम से कह देते हैं। तो जो इनकी कविता है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, तो उसमें इन्होंने बताने की कोशिश की है कि कैसे ये एक छोटी सी बच्ची है जो अनपढ़ है, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है और किस तरह से वो पढ़ने लिखने का विरोध करती है। जो ये कविता है ये इनके धरती नामक काव्य संग्रह से ली गई है और इसमें एक निरक्षर लड़की, अनपढ़ लड़की चंपा है, उसके माध्यम से पलायनवादी प्रवृत्ति का निरूपण किया गया है। और जो पूर्वी प्रदेश हैं उनमें एकाकीपन की जो पीड़ा झेल रही स्त्रियां हैं उनकी स्थिति का वर्णन भी कवि ने किया है और हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसके अंतर्विरोधों को भी स्पष्ट करती है। मनुष्य को कैसे आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए रोजगार की खोज में महानगरों की ओर जाना पड़ता है, परिवार टूटते हैं। इसमें चंपा नाम की लड़की के माध्यम से बताया गया है कि वो विरोध करती है, पढ़ने लिखने का बताने की कोशिश की है कवि ने कि उसका विचार था चंपा का कि अगर व्यक्ति पढ़ लिख जाता है तो वो अपने परिवार से दूर चला जाता है। इस तरह की बातें इसमें देखने को मिलेगी और
किस प्रकार से जब व्यक्ति बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं तो पीछे से उनके परिवार को किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये सब चीज़ें बताने की कोशिश की है। क्योंकि स्त्रियां हैं वो रह जाती हैं अकेली और बाहर उनके घर के जो लोग हैं वो कमाने के लिए चले जाते हैं और महानगरों की तरफ, बड़े बड़े शहरों में, और एकाकीपन की पीड़ा झेलती हैं उनके घर की स्त्रियां। तो यही विचार चंपा के मन में भी आता है। वो सोचती है कि अगर उसका जो पति है वो कमाने के लिए चला जाएगा, पढ़ा लिखा होगा, कमाने के लिए चला जाएगा, तो वो वापस कभी नहीं आएगा। इस तरह से उसकी ये सोच को कवि ने उजागर किया है और कवि ने इसमें अनपढ़ चंपा के भोलेपन के बारे में बताया है कि वो नादान है और उसकी बातों से स्पष्ट होता है कि वो बहुत भोली भी है एक तरह से, लेकिन थोड़ी नटखट भी है। तो आइए शुरू करते हैं हम कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। काले काले अक्षरों को बोला गया है, चिन्हती यानी कि पहचानती नहीं है, यानी कि वो अनपढ़ है तो वो उसको लिखे हुए अक्षर काले काले ही नजर आते हैं। तो इसमें कहा गया है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। तो इसमें शब्दों के अर्थ देख लीजिए। अक्षर का मतलब होता है अक्षर, चिन्हती पहचानती, अचरज हैरानी आश्चर्य, चिन्हों यानी कि अक्षरों। तो इसमें कवि ने जो चंपा है जो अनपढ़ है उसके द्वारा जो अक्षर है उनको देखकर हैरानी व्यक्त की गई है कि किस प्रकार कवि उनको पढ़ता है, लेकिन चंपा के लिए तो वो अक्षर काले काले ही हैं। तो कवि कहते हैं चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, कि चंपा की जो अनपढ़ता है उसके बारे में बताते हुए कवि कहता है कि जो चंपा है वो काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती, अर्थात चंपा को पढ़ना लिखना नहीं आता, उसे अक्षरों का ज्ञान नहीं है। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। कवि बताता है कि जब मैं पढ़ रहा होता हूँ, जब मैं कुछ पढ़ने लगता हूँ, लेकिन वो उसी समय वहाँ जब आती है तो चुपचाप वहाँ खड़ी हो जाती है और मेरे द्वारा बोले गए काव्य के शब्दों को या अक्षरों को वो सुनती रहती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि चंपा के लिए तो वो अक्षर केवल काले रंग के धब्बे हैं। उसे बड़ा अचरज होता है, उसे इस बात पर बहुत हैरानी होती है कि कवि किस तरह से उनको देखकर, काले काले चिन्हों को देखकर कैसे बोल रहा है, क्योंकि चंपा को तो ये सब समझ में नहीं आता था। इन काले चिन्हों से कैसे ये स्वर निकला करती है। वो सोचती है कि इन काले काले जो ये निशान हैं उनसे किस प्रकार से ये स्वर निकल रहे हैं, जो कवि बोल रहा है, जो ऐसी कैसे ध्वनियाँ निकल रही है, क्योंकि वो अक्षरों को या उससे निकलने वाली जो ध्वनियाँ हैं उसको वो समझ नहीं पाती, क्योंकि उसे हैरानी होती है कि काले काले जो ये चिन्ह है, अक्षर है, कवि उसे देखकर क्या पढ़ता रहता है और क्या ध्वनियाँ उसके मुख से निकलती रहती है। तो इस तरह से कवि ने इसमें चंपा की निरक्षरता का वर्णन किया है। इसका काव्य सौंदर्य देख लीजिए। एक तो कवि ने जो अनपढ़ चंपा है उसकी हैरानी का स्वाभाविक चित्रण किया है। इसके अलावा काले काले यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और शांत रस तो है ही। छंद मुक्त कविता की रचना की है कवि ने, और भाषा के अंदर क्षेत्रीय भाषा यानी कि जो ग्रामीण भाषा के शब्द होते हैं, क्षेत्रीय भाषा के शब्द होते हैं, उनका वर्णन किया गया है। तो आपको ये पद्यांश अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। अगला पद्यांश देखिए।
चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गायें भैंसे रखता है, चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। इसके शब्दों के अर्थ देखिए। ग्वाला मतलब जो गाय चराते हैं, यानी कि गाय के अलावा और भी जो चार पैर वाले जो पशु, चौपाया होते हैं चार पैर वाले पशु। ग्वाला गाय को चराने वाला, चौपाया में चार पैर वाले पशु जैसे बकरी या भेड़, भैंस, गाय, इस तरह के। और चरवाही का मतलब होता है पशु चराने का जो काम करते हैं, जो चरवाहे होते हैं वही चरवाही करते हैं। चंचल का मतलब होता है नटखट, चुलबुला, नटखट शरारती, चंचल चुलबुला। उधम, उधम मचाना कि तंग करने वाली जो हरकतें होती हैं, शरारतें होती हैं। गायब का अर्थ होता है गुम हो जाना। तो इसमें कवि ने किस प्रकार से चंपा की शरारतों का वर्णन किया है और चंपा की अनपढ़ता का वर्णन किया है और चंपा का परिचय दिया है कि वह कौन है। क्या कहते हैं चंपा का परिचय करते हुए कवि, क्या कहते हैं? चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गायें भैंसे रखता है। कि चंपा है वो सुंदर नामक ग्वाले की लड़की है, यानी ग्वाला यानी गाय चराने वाला जो सुंदर नाम का ग्वाला है उसकी लड़की है, बेटी है। और गायें भैंसे, सुंदर के पास बहुत सी गायें और भैंसे हैं, क्योंकि वो एक ग्वाला है इसलिए वो गायें भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है और चंपा अपने पिता का हाथ बटाती है घर के कामों में, तो इसलिए वो चौपायों को लेकर यानी कि प्रतिदिन पशुओं को चराने के लिए वो चरवाही करने यानी पशुओं को चराने के लिए लेकर जाती है। अर्थात वो अपने कर्तव्य का पालन करती है, अपने पिता का काम में हाथ बटाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। अब चंपा के व्यवहार की, चंपा के व्यक्तित्व की का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि चंपा का व्यवहार बहुत अच्छा है, वो थोड़ी चंचल है, चंचलता से भरी हुई है और वो थोड़ी शरारती यानी नटखट है। और लेकिन लेखक को उसकी जो शरारतें हैं, नटखटपन है, वो भी लेखक को, कवि को अच्छा लगता है। कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती। वो कहते हैं कि वो कभी कभी शरारतें करती रहती है, उसकी जो भोली शरारतें हैं कवि को उस पर गुस्सा नहीं आता है, वो अच्छी लगती हैं। कभी कभी वो कवि की कलम को चुरा लेती है, जिस कलम से कवि लिखता है उसको चुरा लेती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। और कवि कहते हैं कि बहुत कोशिश करता है, प्रयास करता है, जब कलम को ढूंढ कर लाता है तो वो देखता है कि चंपा ने अचानक ही शरारत करते हुए उसके कागज को गायब कर दिया। यानी कि वो कभी कलम उसकी गायब कर देती है, कभी कागज गायब कर देती है और इससे कवि परेशान हो जाता है। यानी कि इसमें ये बताने की कोशिश की है कवि ने कि चंपा के लिए तो कागज और कलम कोई महत्व ही नहीं रखते, क्योंकि वो अनपढ़ है। वो तो केवल उन्हें अपनी शरारतों का एक जरिया समझती है। वो सोचती है कि मैं इस तरह की शरारतें करके कवि को परेशान करूँगी, तो इसलिए वो चीज़ें चंपा के लिए कोई महत्व नहीं रखती। तो इसमें काव्य सौंदर्य में हम कर सकते हैं, चंपा की शरारतों का वर्णन किया गया है। अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और छंद मुक्त कविता है, खड़ी बोली है, भाषा सरल और सहज है। आगे है, चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है, सब जन पढ़ना लिखना सीखें। यहाँ तक ये गद्यांश थर्ड पद्यांश बन रहा है आपका। तो इसमें शब्दों के अर्थ देख लीजिए। कागद, कागद का मतलब होता है कागज, गोदा करते यानी कि लिखा करते, हारे गाढ़े, हारे गाढ़े का मतलब होता है मुसीबत के समय, काम सरेगा यानी कि काम आएगा या काम पूरा हो जाएगा,
गांधी बाबा, यहाँ पर महात्मा गांधी की बात की जा रही है। तो इस कविता में कवि ने बताया है कि पलायनवादी शिक्षित वर्ग की पलायनवादी प्रवृत्ति के कारण घरों के टूटने की जो व्यथा है वो बताई है कवि ने। और कवि महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित है, तो वो उसे चंपा को पढ़ने लिखने की सलाह दे रहा है। गांधी बाबा का उदाहरण देता है कि महात्मा गांधी जैसे इतने महान व्यक्तित्व भी चाहते हैं कि सब लोग पढ़ें, तो उसको उदाहरण दे रहा है। क्या कहता है? चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो। कवि कहता है कि चंपा जब देखती है कि काले काले अक्षर उसे समझ नहीं आ रहे, उसके लिए उन कागज़ों का, अक्षरों का कोई महत्व नहीं है, तो वह कवि से पूछती है कि तुम सारा दिन क्या करते रहते हो? तुम दिन भर इन कागज़ों में काला काला क्या लिखते रहते हो? हमेशा कुछ ना कुछ काला इनको करते रहते हो। क्या यह काम बहुत अच्छा है? वह प्रश्न करती है कवि से कि क्या ये इस तरह से कागज़ों को काला करना क्या बहुत अच्छा काम है? क्योंकि चंपा तो अनपढ़ है, उसकी दृष्टि में तो ये फालतू का काम है। यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। कवि कहते हैं, कवि सोचता है कि जब चंपा है वो उनसे इस प्रकार की बातें करती है तो कवि है उसको हंसी आ जाती है। कवि हंसती है, लेकिन चंपा चुपचाप कवि को हंसता हुआ देखती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा। कवि अब एक दिन की बात बता रहा है कि एक दिन चंपा कवि के पास आई। एक दिन चंपा आई तो उसने चंपा को पढ़ना लिखना सीखने के लिए कहा। उसने कहा चंपा तुम भी पढ़ लिख लो, क्योंकि जो कठिनाई का समय आएगा उसमें तुम्हारी ये पढ़ाई लिखाई काम आएगी। वह चंपा को विश्वास दिलाता है। कहता है कि गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। तो महात्मा गांधी जी का उदाहरण देता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी के सभी भक्त थे उस समय। तो महात्मा गांधी महान व्यक्तित्व थे, तो वो गांधी जी का उदाहरण देता हुए कहते हैं कि गांधी जी भी यही चाहते हैं कि हर व्यक्ति पढ़ना लिखना सीखे, हर आदमी पढ़ना लिखना सीखे। कवि चाहता है कि चंपा भी अपनी अनपढ़ता से मुक्ति पा जाए, यानी कि वो पढ़ने लिखने के महत्व को समझने लगे, और इसलिए वो अपनी बात को समझाने के लिए गांधी जी का स्पष्टीकरण देता है चंपा के सामने। तो आपको यहाँ तक ये समझ आ गया होगा। सब जन पढ़ना लिखना सीखे, यहाँ तक है ये पद्यांश। इसका काव्य सौंदर्य देख लीजिए। इसमें चंपा को पढ़ने लिखने के बारे में कवि ने कहा है और गांधी जी का उदाहरण दिया है इसके लिए, क्योंकि गांधी जी की भी इच्छा थी सब लोग पढ़ना लिखना सीखे। लेकिन इसमें चंपा है उसकी मनोभाव उभर कर सामने आए हैं, क्योंकि वह पढ़ने लिखने के काम को अच्छा नहीं समझती है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है ही, और कवि और चंपा की बातें चल रही है तो संवाद शैली भी है और खड़ी बोली है। आगे देखिए, चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। इस प्रकार से चंपा कहती है। फिर कवि कहता है, मैंने कहा चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा तुम गौने जाओगी। कुछ दिन बालम संग रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता। कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। तो चंपा पढ़ लेना अच्छा है। तो इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, पहले शब्दार्थ देख लीजिए। गोने जाना यानी कि ससुराल जाना, कि पहले लड़कियों की शादी हो जाती थी लेकिन वो काफ़ी समय तक अपने माँ और माँ के घर में रहती थी, और बाद में उसका गौना कर दिया जाता था, यानी बाद में उसको काफ़ी समय बाद उसको विदा किया जाता था, तो उसको कहते हैं गोने जाना। बालम यहाँ पर जो पति की बात की जा रही है, और कलकत्ता यहाँ पर प्रॉपर एक कलकत्ता की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर बड़े शहर की बात की जा रही है, और केवल नाम कलकत्ता दे दिया गया है। और इसमें संदेशा है यानी कि संदेश।
तो कवि क्या कहते हैं, चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। इसमें जो कवि उसे समझा रहा है कि चंपा तुम्हारा पढ़ना अच्छा है, लेकिन वो उससे इनकार कर देती है। और कवि समझाता है उसे कि विवाह के बाद उसे पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसका पति जब काम करने के लिए बाहर चला जाएगा तो उसको वो पत्र कैसे लिखेगी। इसी के बारे में कवि बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है कवि, चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूं। जब चंपा को वो पढ़ने के लिए कहता है, चंपा कहती है मैं पढ़ना लिखना नहीं चाहती, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे। कि चंपा कहती है कि क्योंकि पढ़ने लिखने की बात उसे इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके मन में ये डर बैठ गया था कि जो व्यक्ति पढ़ लिख जाता है तो धन कमाने के लिए दूर चले जाते हैं लोग पढ़ लिख कर, और घर टूट जाते हैं, इसलिए वो पढ़ना लिखना नहीं चाहती थी। चंपा कवि को कहती है कि तुम तो हमेशा ही कहते थे कि गांधी जी एक बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन अगर गांधी जी अच्छे आदमी हैं तो वे पढ़ने लिखने की बात कैसे कह सकते हैं। क्योंकि चंपा पढ़ने लिखने को अच्छा नहीं समझती थी, इसलिए वो कहते हैं गांधी जी ये बात नहीं कह सकते अगर वो अच्छे हैं तो। मैं तो नहीं पढ़ूंगी, इसलिए वो अपनी बात का समर्थन करते हुए कहती है इसलिए मैं नहीं पढ़ना चाहती। क्योंकि अगर गांधी जी अच्छे हैं तो नहीं चाहेंगे कि लोग पढ़े लिखे और पढ़ लिख कर अपने घरों को छोड़ दे। और चंपा अपनी बात को स्पष्ट करती है कवि के सामने, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी। कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा, जब कलकत्ता बड़ी दूर है वह कलकत्ता। फिर कवि उसकी बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि चंपा को समझाते हैं कि पढ़ना लिखना व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए तुम भी पढ़ो, तुम्हारे काम आएगा। क्योंकि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और जब तुम विदा होकर ससुराल जाओगी, अपने ससुराल गोना होकर ससुराल जाओगी, तब पति तुम्हारे साथ कुछ समय के लिए रहेगा, लेकिन फिर वह कमाने के लिए दूसरे शहर चला जाएगा, कलकत्ता चला जाएगा। बड़ी दूर है वह कलकत्ता। और उसे कवि समझाता है कि वह जो कलकत्ता है वह बड़ा शहर है जहाँ वह कमाने के लिए जाएगा, वह जगह बहुत दूर होगी। कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है। फिर कहता है कि जब तुम्हारा पति कलकत्ता में होगा तो तुम उसे कैसे संदेश दोगी, कैसे, यानी कि पत्र तो तुम्हें लिखना नहीं आएगा अगर नहीं पढ़ोगी तो कैसे अपने पत्र उसके पास भेजोगी, और जब उसका पत्र आएगा तुम्हारे पास तो कैसे उन पत्रों को पढ़ोगी। अगर तुम अनपढ़ रहोगी तो ये काम नहीं कर पाओगी। इसलिए चंपा तुम्हारा पढ़ना लिखना अच्छा रहेगा, इसलिए तुम पढ़ लिख लो। इस प्रकार से कवि उसको समझाता है। इसमें काव्य सौंदर्य, पढ़ने लिखने का महत्व बता रहा है कवि, और अनुप्रास अलंकार है, शांत रस है, दोनों के बीच बातचीत है तो संवाद शैली है, और क्षेत्रीय भाषा ग्रामीण भाषा के से युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो आगे देखिए आखिरी पद्यांश। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो, देखा हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी न करूँगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी। कलकत्ता में कभी न जाने दूँगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। तो यहाँ पर शब्दार्थ देख लीजिए। ब्याह यानी विवाह, बालम यहाँ पर पति की बात की जा रही है, बजर यानी कि वज्रपात, यानी कि कलकत्ता नष्ट हो जाए, यहाँ पर ऐसे शहर के नष्ट होने की बात कर रही है चंपा जहाँ पर उसका पति जाएगा। महानगर की बात की जा रही है यहाँ पर कि चंपा जो पलायनवादी स्थिति है उसकी विरोध में आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि इससे घर टूटते हैं, लोग बाहर चले जाते हैं अपने परिवार को छोड़कर, इसलिए वो नहीं चाहती थी उसका पति भी उसको छोड़कर महानगर में चला जाए। तो वो कहती है, चंपा बोली, चंपा कहती है तुम कितने झूठे हो। कि जब पढ़ाई लिखाई का महत्व कवि चंपा को समझाता है तो
वो उसे समझाते हुए कहता है कि तुम अपने पति के संदेश पढ़ पाओगी, उसको संदेश भेज पाओगी। तो ये सब चीज़ें जब चंपा सुनती है तो कवि को उत्तर देती है कि तुम तो झूठे हो। उसको कवि को झूठा बताती है और कहती है तुम झूठे हो, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। कि भगवान राम को साक्षी कहती है, भगवान राम की कसम, भगवान राम साक्षी है कि तुम इतने पढ़ने लिखने के बाद भी तुम कितनी झूठी बातें करते हो। मैं तो ब्याह कभी न करूँगी और कहीं जो ब्याह हो गया, मैं तो अपने बालम को संग साथ रखूँगी। और कहती है कि कवि अच्छी तरह जानता है कि पढ़ने लिखने के बाद घर परिवार से दूर महानगर में लोग चले जाते हैं धन कमाने के लिए, कवि को इस बात का पता है और इस प्रकार उनका परिवार पीछे छूट जाता है। लेकिन फिर भी वो पढ़ने लिखने की सलाह दे रहा है, तो चंपा इसलिए कवि को झूठ कहती है कि सब कुछ जानते हुए भी तुम कितने झूठे हो, पढ़ने लिखने की सलाह दे रहे हो। अगर उसका पति घर छोड़कर चला जाएगा तो वह कभी भी विवाह नहीं करेगी, और यदि उसका विवाह हो भी गया तो हमेशा अपने पति को अपने साथ ही रखेगी, कलकत्ता नहीं जाने देगी, यानी कि किसी महानगर में नहीं जाने देगी। और वह महानगर को यानी कलकत्ता को कोसते हुए कहती है, कलकत्ता पर अपना गुस्सा निकालते हुए कहती है कि ऐसे कलकत्ता पर तो वज्रपात हो जाए, यानी कि कलकत्ता नष्ट हो जाए, क्योंकि जब महानगर ही नहीं रहेगा तो वहाँ पढ़ लिख कर लोग घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। और चंपा ने यहाँ पर जो शिक्षित वर्ग है उसकी समस्या के समाधान के लिए, जो महानगरों के जो प्रस्थान करते हैं लोग पैसा कमाने के लिए, ऐसी प्रवृत्ति का विरोध कर रही है। और भविष्य में परिवार जो टूट जाते हैं और उसका डर है, उसकी व्यथा को झेलने का डर है चंपा को। वह नहीं चाहती कि उसका पति भी उसको छोड़कर चला जाए ताकि उसे भी एकाकी जीवन व्यतीत करना पड़े, इसलिए वो ऐसे कलकत्ता के नष्ट होने की कामना करती है। इसमें देख लीजिए, इसमें जो चंपा है वो पलायनवादी प्रवृत्ति के प्रति विरोध दर्शाती है और उसका डर भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चंपा का भविष्य की चिंता है उसे कि जब उसका पति दूर चला जाएगा तो उसको डर है, तो इसलिए वो विवाह नहीं करना चाहती, और करना भी चाहती है और नहीं भी करना चाहती। अनुप्रास अलंकार है, कलकत्ते पर बजर गिरे, यहाँ पर चंपा के संघर्ष को अभिव्यक्ति दी गई है। संवाद शैली है, कवि और चंपा की बात हो रही है। इसी प्रकार जो खड़ी बोली है, ये सब इसके शिल्प सौंदर्य में आ जाएंगे। आशा करती हूँ आपको ये पोएम अच्छी प्रकार से समझ आई होगी। इस वीडियो को अच्छी प्रकार से ध्यानपूर्वक सुनिए ताकि आपको अच्छी प्रकार से इसकी व्याख्या, इसका शिल्प सौंदर्य समझ आ जाए। और किसी ने भी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे प्लीज़ कर लें, ताकि उन्हें टाइम टू टाइम जो भी वीडियोज़ मैं डालती हूँ वो मिल जाए और समय से वो सिलेबस उन्हें समझ में भी आ जाए। तो आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा ये। धन्यवाद।